हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2022 से लेकर 2023, उसके बाद में 2024। इसमें जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, क्या है इन ईयर में, यानी 2022 में किस तरह का यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर आया था कक्षा 10 का, उसके बाद में 2023 में कैसा था, उसके बाद में 2024 में कैसा था। और फ्रेंड्स इन तीनों साल से मिलाकर ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, वो 2025 में आएंगे। तो यकीन मानिए दोस्तों, क्या है यहाँ पर नंबर दिया गया है 822 AV। दोस्तों समय क्या था, वही पहले भी समय मिलता था 3 घंटे 15 मिनट का। और फ्रेंड्स क्या है, 70 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि 2022 से हम लोग मैथ का जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पूरे कवर करेंगे बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमें फिल करने होते हैं OMR सीट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि OMR सीट में हमें भरने होते हैं ये क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में जो हम लोग कवर कर रहे हैं, मैथ के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 3 वर्ष के पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चन जो भी अभी तक आए हुए हैं, यानी कि 2022, उसके बाद 2023, उसके बाद 2024। तो दोस्तों इन तीनों ईयर में कितने बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं, उनको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग तीनों वर्ष के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को समझेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग बिलीव कर सकते हैं, एकदम से आप लोग बिलीव करिएगा कि ये जो भी श्रृंखला है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन आपको 1 मार्च, यानी जो आप लोगों का पेपर है 1 मार्च 2025 के सेशन का जो आप लोगों का पेपर है, ये दोस्तों यही जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस इनमें हैं, यही बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोगों को उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स प्रारंभ करते हैं, देख लेते हैं पहला सवाल 2022 में बहुविकल्पी क्वेश्चन का कैसा आया था। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 दिया गया है। 0 तो दोस्तों क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद में 1 दिया गया है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या की क्राइटेरिया क्या होती है, यानी जिसके जो खुद से कटे और एक किसी अन्य संख्या से कटे, यानी जिसके कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 1 है, तो ये तो बनेगी नहीं दोस्तों, ये विषम की श्रेणी में आ जाती है। फिर दोस्तों यहाँ पर 8 दिया गया है। तो 8 तो हम लोग जानते हैं ये तो भाज्य संख्या है। फिर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, यानी दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या है 2। कौन सी है अभाज्य संख्या, तो दोस्तों अभाज्य संख्या जो है वो 2 दी गई है। यानी इस 2 को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे। और ये जो 2 दोस्तों क्वेश्चन है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये जो 2 दी गई दोस्तों संख्या है, दी गई संख्या में से अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण, दोस्तों क्या है, समीकरण दिया गया। फ्रेंड्स ये क्या है, ये 2022 का पेपर है। हम लोग कौन सा पेपर दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि 2022 में किस तरह का यूपी बोर्ड में दोस्तों 10th क्लास का, कौन से दोस्तों, ये 10th क्लास का मैथ का पेपर कैसा आया था, उसको हम दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। कह रहा कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0। अब दोस्तों कह रहा कि विविध कर का मान क्या होगा। क्या कह रहा फ्रेंड्स, विविध कर का मान क्या होगा। तो इसका विविध कर का हमें मान निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विविध कर का फार्मूला क्या होता है, उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो विविध कर का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, यानी d बराबर वहाँ पर हो जाता है और b² - 4ac, ये फार्मूला लगता है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये a है, ये b है और ये c का मान दिया गया है। तो आइए यहाँ पर मान हम लोग रखकर देख लेते हैं कि यहाँ पर कितना इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं क्या रखेंगे, b रखेंगे। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का दोस्तों 2 दिया गया है, तो यहाँ रखेंगे -2, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस का फार्मूला, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4 दिया गया है, इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 आ जाएगा, इंटू सी की वैल्यू कितनी दी गई है, यानी 1/3 दिया गया है, तो 3 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कट करेंगे तो 3 से 3 समाप्त हो जाएगा। इसको दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। दोनों जब आपस में घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर कितना प्राप्त हो गया, 0। यानी अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है 3 दिया गया है, फिर दिया गया है 2, उसके बाद में 1 दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है चौथे ऑप्शन में 0 दिया गया है। तो दोस्तों इसका यही आंसर सही हो जाएगा, यानी 0 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2022 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। किस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन उस समय पूछे जाते थे। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है कि यदि साइन ए का मान, दोस्तों क्या है, यदि साइन ए का मान है 3/5, तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है। तो भाई हम लोगों को पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। दोस्तों क्या होता है,
साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब फ्रेंड्स हम लोग सवाल लगाते कैसे हैं, यानी कोई भी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके का एक समकोण त्रिभुज होता है, जैसे मान लेते हैं ए है, बी है और ये सी है। तो दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या करना है, यानी लंब देखना है। तो लंब बटे कर्ण, यानी ये मान दिया गया है लंब बटे कर्ण का। तो लंब क्या है, 3 है, तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगा। कर्ण क्या है दोस्तों, 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाएंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो जब कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और माइनस का लंब स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9। अब इसे घटा देंगे तो आ जाएगा 16, और 16 कौन संख्या का वर्ग होता है, 4 का। तो यहाँ पर आधार कितना आ गया, 4। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर बन जाता है कॉस थीटा का मान आधार अपॉन में कर्ण। तो दोस्तों आधार क्या है, तो आधार तो 4 दिया गया है, कर्ण क्या है 5 है, तो क्या आ जाएगा 4/5। तो अब देख लेते हैं कि 4/5 जो है वो कौन से नंबर पर आंसर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना दिया गया है, 5/4 दिया गया है। ये तो सही नहीं होगा। 4/5 दूसरे नंबर पर दोस्तों दिया गया है। कितने नंबर पर दिया गया है, दूसरे नंबर पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो क्या दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 4/5। तो ये आंसर सही हो जाएगा इसका 4/5। तो इस तरीके से दोस्तों इसको क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि इस आंसर को हम लोग समझ सकें। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर फ्रेंड्स देख रहे हैं किस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, क्या दिया गया फ्रेंड्स, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। दोस्तों क्या है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए गए हैं, 4:9 के अनुपात में है। त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों जहां पर क्षेत्रफल का अनुपात हो, जहां पर क्षेत्रफल के आपस में अनुपात दिए हों, और जब उनकी भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, क्या करते हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो फ्रेंड्स जब भुजा से क्षेत्रफल निकाला जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो जब भुजा से हम क्षेत्रफल से जब भुजा निकालेंगे तो उसका वर्गमूल कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो 4 दिया गया, 4 कौन संख्या का वर्गमूल होता है दोस्तों, तो 4 का मूल होता है 2, जहाँ पर 2 अनुपात आ जाएगा। फिर 9 दिया गया फ्रेंड्स, तो 9 का कितना होता है 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी 2:3। अब देख लेते हैं कि 2:3 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स पहले ऑप्शन में दिया गया है 2:3, तो पहले आंसर वाला सही हो जाएगा, यानी 2:3 जिसमें दिया गया है यही इसका आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, 4:9, 81:16, 16:81, ये सारे आंसर गलत हो जाएंगे। हमें किस अनुपात को ज्ञात करना है, केवल 2:3 के रूप में, यानी ये हमारा आंसर सटीक एकदम से प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह का पेपर आता था 2022 के पीरियड में। अब आइए देख लेते हैं और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है आड़ा नंबर। कह रहा है कि 3, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 दिया गया है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं ये सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसी में दोस्तों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों जब समांतर माध्य निकालना होता है तो यहाँ पर फार्मूला होता है माध्य। तो माध्य कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो माध्य की जगह हम लोग 5 रखेंगे इक्वल टू, फिर जो संख्याएं दी जाती हैं उन संख्याओं को ऐड करते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उसका उसमें बटे में भाग लगा देते हैं। तो कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, तो लिख लेते हैं 3 + 4 + 6 + x, और अपान में कितनी संख्याएं हो गई, 1, 2, 3, 4, यानी अपन में 4 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो नीचे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा। फिर इन्हें जोड़ लेते हैं तो 10, 6, 4, 10, 10 और 3 13 आएगा। इस साइड दोस्तों का है प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 13 बन जाएगा इक्वल टू इस तरीके से x के रूप में। अब यहाँ से जब 20 में से हम लोग 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 7 आ जाएगा। तो अब आइए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, तो पहला ऑप्शन तो 4 दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, 7 दिया गया, और यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से आड़ा नंबर का जो ये 7 नंबर आंसर सटीक हो जाएगा, यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये 2022 का क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कि किस तरीके के इसमें बाकी के बहुविकल्पी क्वेश्चन आते थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिंदु, दोस्तों क्या दिया गया है कि 2 बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, और ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2।
अब दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, यानी अंडर रूट लगाते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, 4 दिया गया है, तो लिखेंगे 4 माइनस x1 क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, माइनस y1 क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का दोस्तों जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो ये भी 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर क्या प्राप्त होगा, 4 और 4 8 आ जाएंगे। अब 8 के जब दोस्तों गुणनखंड कर देते हैं, क्या करते हैं, 8 के यदि हम लोग गुणनखंड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जोड़ा बन जाता है 2 का, तो जो जोड़ा बन जाता है उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2√2। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या आ गया, 2√2। तो अब आइए देख लेते हैं कि कौन सा अपना आंसर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो दिया गया है केवल 2 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 2√3, ये भी नहीं है दोस्तों। तीसरे नंबर में फिर से दे दिया गया है 2√2 और यहाँ पर आंसर भी क्या निकला है 2√2। तो दोस्तों इस तरीके से ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ये आंसर एकदम से सटीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 2022 में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद में दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन होते थे, वो हमें सॉल्व करने होते थे, ये भी एक नंबर के होते थे, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते थे, हल कर कर लगाना पड़ता था। तो दोस्तों 2022 में जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं 2023 में किस तरीके से दोस्तों फॉर्मेट बदला था, जिसमें से पहले कितने हैं, 6 क्वेश्चन आते थे एक नंबर के बहुविकल्पी के रूप में। अब दोस्तों कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो जो सबसे पहले 2023 में जो पेपर स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों, जिसमें 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी रखे गए थे, आइए अब उस सेशन का पेपर सॉल्व करते हैं, यानी 2023 का। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं जो आप लोगों के 10th क्लास का दोस्तों क्या है, ये 10th क्लास का 2023 में आया हुआ प्रश्न पत्र है दोस्तों। क्या है, 10th क्लास मैथ का 2023 में आया हुआ प्रश्न पत्र है, जिसका ये संकेतांक है। तो दोस्तों 2023 में किस तरीके से 20 MCQs दोस्तों जो प्रारंभ हुए थे, 20 MCQs जो प्रारंभ हुए थे, उस पैटर्न में इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं कि इस पैटर्न को दोस्तों किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझाए जाएंगे और इस श्रृंखला में दोस्तों क्या होंगे, 20 प्रश्न होंगे, किसमें, 2023 में। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि इन 20 प्रश्नों को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और दोस्तों जो आप लोगों को कराया जा रहा है, यानी 2022, उसके बाद दोस्तों 23, उसके बाद में हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे 24, यानी ये लगातार जो 3 वर्ष हैं, लगातार जो ये 3 वर्ष हैं, यानी 3 वर्षों से जो लगातार बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को दोस्तों हमें क्या है, केवल उन क्वेश्चंस को हमें समझना है, उनके फॉर्मेट को हमें केवल सीखना है कि दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के किस फार्मूले के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, केवल संख्याएं बदली जाती हैं, बाद बाकी क्वेश्चन के फॉर्मेट हैं, जो क्वेश्चन के फार्मूले हैं, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है यूपी बोर्ड का दोस्तों क्या है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है यूपी बोर्ड का, तो वो तो दोस्तों सेम ही है। जब जब क्वेश्चन आते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि इसमें जो 20 क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न श्रृंखला है, क्या है फ्रेंड्स, बहुविकल्पी प्रश्न श्रृंखला है। और उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि कह रहा है कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। दोस्तों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यदि हम उन युग्मों का HCF निकालें, दोस्तों क्या है, जिन युग्मों का HCF 1 आता हो, दोस्तों जिन युग्मों का HCF 1 आता हो वो क्या होते हैं, सह अभाज्य होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर यदि हम लोग निकालेंगे 5 और 15 है तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, पूरा 5 या 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा HCF। यहाँ पर निकालेंगे तो 21 तिरका 93 हो जाएगा, यहाँ पर 31 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 18 दिया गया और यहाँ पर 25 दिया गया है। इनका यदि हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे तो इनका HCF आएगा 1, इनका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों क्या है, कह रहा है कि कौन से अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो दोस्तों यही जो पहला दिया गया है, पहला ऑप्शन, यही सम संख्याओं का दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो A नंबर बन जाएगा। दोस्तों क्या बन जाएगा, A नंबर। कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं फ्रेंड्स, हमें बस ये समझना है, ये क्या है, ये सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, इन्हें सहभाज्य संख्याएं बोलेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगी। और दोस्तों इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सह अभाज्य संख्या, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका HCF निकालेंगे तो वो HCF आ जाएगा 1 के बराबर, और जिसका HCF 1 के बराबर होता है वह अभाज्य संख्या होती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी का। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन क्या बनना है,
तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बना है कि 144 के अभाज्य, क्या कह रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड की घातों को ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या 144 के हमें अभाज्य गुणनखंड की घातों को ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि कितनी घातें आएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हम लोग इस तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे, कितना मान दिया गया है, 144 दिया गया है। तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे तो यहाँ 72 आ जाएगा, फिर से 2 से कट करेंगे तो यहाँ 36 आ जाएगा, फिर से 2 से कट करेंगे 18 आ जाएगा, फिर से 2 से कट करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से कट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर घातें देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 यानी 2 की घातें 4 गुणे, अब 3 में देख लेते हैं तो 3 की घातें 1 2 यानी 3 की घातें 2। तो कुल कह रहा है कि कुल घातों का योग क्या है, तो घातों के योग कर देते हैं, यानी 4 और 2 6। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर तो दिया गया है 5 और यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यानी छठवें क्वेश्चन दोस्तों क्या है, बी नंबर में क्या है कि 6 घातें पूछ रहा है, इसमें भी 6 आंसर आया है। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। दोस्तों कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि m के किस मान के लिए, दोस्तों क्या कह रहा है कि m के किस मान के लिए युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस my बराबर 1 एक अद्वितीय हल होगा। दोस्तों क्या करना है, एक अद्वितीय हल हमें बताना है कि इसका एक अद्वितीय हल कैसे होगा। तो आइए देख लेते हैं इसमें हम लोग कितने मान रखेंगे जो यह एक अद्वितीय हल के रूप में प्राप्त हो जाए। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, फार्मूला क्या होता है उसका, जहाँ पर हम लोग अद्वितीय हल के लिए निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, उसका फार्मूला क्या होता है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इससे दोस्तों इस फार्मूले के साथ हम लोग तुलना करते हैं और देख लेते हैं कि इसका अद्वितीय हल क्या होगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका अद्वितीय हल क्या बनने वाला है भाई। तो देखते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों a1 का मान क्या दिया गया है, तो a1 की जगह तो 1 दिया गया है। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/, a2 की जगह दोस्तों क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, तो a2 की जगह 3 आ जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब b1 की जगह माइनस का 2 दिया गया है, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा अपान में। अब b2 की जगह दोस्तों क्या दिया गया है, m, b2 की जगह क्या दिया गया है, m दिया गया है। तो दोस्तों हमें m का कौन सा मान रखना है जो ये चीज़ें आपस में बराबर हो जाएं। तो क्या हम m का मान माइनस में रखें, या हम लोग m का मान माइनस में ना रखें, या हम m का मान दोस्तों 0 के बराबर में ना रखें। क्या कह रहा है यहाँ पर, नॉट का मतलब है कि नहीं रखना है, यहाँ पर बराबर का मतलब है कि हमें मान रखना है। तो आइए इसको हम मान रख के देख लेते हैं। तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पर c1 का मान देख लेते हैं, क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। जब ये इस साइड आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 दिया गया है, इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब दोस्तों ऐसे देख लेते हैं कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पर कट करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कट करेंगे तो माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर केवल 3 आ रहा है। तो दोस्तों ये दोनों तो मिल रहे हैं लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका एक अद्वितीय हल बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्या रखना है, यहाँ पर हमें दोस्तों अद्वितीय हल में क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों यदि हम लोग इसको रखेंगे तो अब ये बन जाएगा क्या, इसका दोस्तों क्या होता है, इसका होता है कोई हल नहीं है। इसका क्या होता है कि कोई हल नहीं है। दोस्तों इसके लिए क्या बनेगा कि कोई हल नहीं है, लेकिन हमें बनाना क्या है, एक अद्वितीय हल बनाना है। तो दोस्तों हमें ये वाला भी नहीं मिलना चाहिए, यानी ये वाला भी आपस में पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों जो ये कह रहा है कि माइनस का 6 नहीं रखना चाहिए, इसका मतलब है कि हमें माइनस का 6 नहीं रखना है, किसका रखना है, प्लस का 6 रखना है। तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर प्लस का 6 रख लेंगे, यानी माइनस का 6 नहीं रखेंगे, मान लेते हैं प्लस का 6 रख लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा। जब ये माइनस का आ जाएगा तो ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, जब मिलेंगे नहीं तो इनका बन जाएगा एक अद्वितीय हल। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यदि हम लोग माइनस का 6 रख देते हैं तो ये बन जाएगा दोस्तों अद्वितीय हल, लेकिन यदि हम लोग माइनस का 6 नहीं रखते हैं तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनना है वो बनना है, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बनना दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इनको हम लोग हल करके लगाते हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वो भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइए समझ लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर कि 2x प्लस 3y बराबर दिया गया है 18 के। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, यानी x माइनस 2y बराबर दिया गया है 2 के। अब दोस्तों कह रहा है कि इनका हल ज्ञात करना है, यानी हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहला समीकरण क्या है, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है, x है। यदि हम x कट करेंगे तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, दोस्तों 2 एकम 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, माइनस का दिया गया तो माइनस का हो जाएगा, 2 दूनी
4 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी 4y। फिर दोस्तों बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 2 दिया गया है तो यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर करेंगे तो नीचे चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो क्या कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर जोड़ेंगे 4 और 3 7y हो जाएगा, बराबर 18 दिया गया प्लस का, 4 दिया गया माइनस का, घट जाएगा 14 आ जाएगा। तो जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो y का मान 2 आ रहा है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि y का मान 2 किस वाले पार्ट में है। तो दोस्तों ए वाला पार्ट क्या कह रहा है, यानी x बराबर 6 और y बराबर 2। तो दोस्तों यही वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y बराबर 8 है, यहाँ पर y बराबर 4 है, यहाँ पर y बराबर 6 है। तो दोस्तों y बराबर हम कितना निकाल चुके हैं, 2 निकाल चुके हैं, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का 5वां नंबर, कि इस क्वेश्चन को दोस्तों 5वें नंबर में किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। दोस्तों क्या है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के जो युग्म हैं वो अनेक होंगे। दोस्तों क्या होंगे, अनेक होंगे। तो आइए देख लेते हैं इस सवाल को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें भी वही तुलना करेंगे। क्या तुलना करेंगे फ्रेंड्स, यानी a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। तो दोस्तों मान रख लेते हैं, a1 की जगह क्या है 1 है तो आ जाएगा 1 बटे 1 बराबर। दोस्तों अब यहाँ पर b1 की जगह क्या है, दोस्तों यहाँ पर a1 की जगह 1 है लेकिन a2 की जगह k है तो यहाँ पर k रख देंगे। उसके बाद दोस्तों b1 की जगह क्या लिखेंगे, k अपॉन b2 की जगह 1 आ जाएगा, बराबर c1 की जगह दोस्तों क्या है 1 है और c2 की जगह के स्क्वायर दिया गया है। अब दोस्तों हमें एक ऐसा मान रखना है, एक ऐसा बिंदु यहाँ पर रखना है जो यहाँ पर दिए गए हैं कि इस इक्वेशन को एकदम से सही और सटीक सिद्ध कर दे। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम लोग करते हैं क्या, ये दोस्तों यहाँ पर लेकर आएंगे बराबर के इधर तो ये माइनस का हो जाएगा। ये जब के वाला इधर लेकर आएंगे दोस्तों के स्क्वायर को तो ये प्लस का है, ये भी आकर इधर माइनस का बन जाएगा दोस्तों। अब हमें ऐसा मान रखना है कि ये सारी चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएं दोस्तों, मान बराबर आ जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या रखेंगे, यदि हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि प्लस का 1 रख देंगे तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 हो जाएगी, ये तो दोनों चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब प्लस का 1 करेंगे और प्लस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर के का तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का माइनस रहेगा, ये माइनस बना रहेगा, तो ये दोनों आपस में माइनस जो है वो समाप्त हो जाएंगे। ये वाले जो दोनों माइनस है दोस्तों ये क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जब ये समाप्त हो जाएंगे तो ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों जब इक्वेशन बनता है यानी a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, तो दोस्तों जब ये कंडीशन बराबर होती है यानी तीनों पद आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसके अनेक हल होते हैं और रेखाएं कैसी हो जाती हैं, संपाती हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स हमें कौन सा मान रखना है, हमें यहाँ पर मान रखना होगा प्लस का 1। तो दोस्तों कौन सा मान रखेंगे हम लोग, प्लस का 1 मान रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 5वें का दोस्तों जो ऑप्शन नंबर है ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है 6वां। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है यदि 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1/7 तो x का मान होगा। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 का इधर कर देंगे, इसका इधर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं फ्रेंड्स, जब 7 का यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, इक्वल टू दोस्तों जब इसका यहाँ पर करेंगे तो ये वही संख्या आ जाएगी यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2। फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये माइनस का 2 दिया गया जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7 के साथ में ये 2 ऐड होंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों जब ये एक्स स्क्वायर है, जब यहाँ पर भी स्क्वायर का मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 3, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, प्लस माइनस 3। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एकदम से सटीक बनेगा। तो दोस्तों यहाँ तो दिया गया प्लस माइनस 2, ये नहीं बनेगा, प्लस माइनस 1 ये भी नहीं बनेगा। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया प्लस माइनस 3, बस यही आंसर सही हो जाएगा। तो 6वें का दोस्तों सी नंबर राइट आंसर बन जाएगा, यानी सी क्वेश्चन जो 6वां क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों ये कौन सा ईयर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 2023 के दोस्तों जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आए थे कक्षा 10 की मैथ के लिए, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका आगे का पेपर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया है व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र है 2:-3 तथा बी के निर्देशांक दिए गए हैं। तो कह रहा कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग पेपर का सहारा लेते हैं, पेपर के साथ में इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये पेपर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा व्यास ए बी का एक वृत्त का केंद्र है दोस्तों, यानी ए बी जो है वो व्यास है। तो यहाँ पर एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं इस तरीके से,
तो इस तरीके से दोस्तों क्या करेंगे, एक हम लोगों ने वृत्त बना लिया, ये उसका केंद्र है और यहीं से ये इसका व्यास बन जाता है। तो दोस्तों व्यास क्या है, ये ए है और ये बी है। दोस्तों बीच का जो बिंदु है वो ओ है। तो दोस्तों बीच वाले बिंदु यानी केंद्र के निर्देशांक दिए गए हैं, तो केंद्र के निर्देशांक कितने हैं, 2 कामा माइनस का 3। अब दोस्तों ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, एक्स और वाई हम लोग मान लेते हैं। बाकी बी के निर्देशांक सवाल में दिए गए हैं, कितने हैं, 1 और 4, ये बी के निर्देशांक दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स जो मध्यमान होता है, जब मध्यमान हम लोग निकालते हैं तो पहले एक्स के लिए निकालते हैं। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, एक्स बराबर क्या होता है, यानी x1 प्लस x2 अपान में 2, ये फार्मूला होता है। तो दोस्तों x का मान क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल टू, अब दोस्तों ये x1 है और ये x2 है, तो x1 की जगह क्या है, x है, तो आएगा x प्लस, अब x2 की जगह क्या है, 1 दिया गया है, तो 1/2। अब इसको दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल कर आ गई, 3। तो इस तरीके से जो x का मान है वो कितना आ गया, 3। अब दोस्तों इसी तरीके से हम लोग y का मान निकालते हैं। तो जो y के लिए निकालेंगे दोस्तों वो क्या आ जाएगा, यानी y1 प्लस y2 अपान में 2। अब दोस्तों y1 की जगह, y की जगह मान क्या दिया गया है, माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 हम लोग पुट कर देंगे, तो माइनस का 3 इक्वल टू y1 का मान दोस्तों क्या है, y है, y प्लस y2 का मान क्या है, 4 है, तो 4 रखेंगे अपान में 2 लगा देंगे। अब दोस्तों 2 का क्रॉस गुणा होगा, तो 2 तियाँ माइनस का 6, ये भी दोस्तों प्लस का 4 दिया गया, इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा y के मान में। अब दोनों ऐड करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना आ गया y का मान, माइनस का 10, और दोस्तों x का मान कितना है, 3 है। तो पहले किसका मान लिखते हैं, x का, तो आ जाएगा 3 कामा माइनस का 10। तो दोस्तों आंसर कौन सा आ जाएगा, 3 कामा माइनस का 10। अब आइए देख लेते हैं कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला आंसर क्या दिया गया है। तो दोस्तों पहले आंसर में तो दोनों दिए गए हैं प्लस के, दूसरे आंसर में 10 और 3 दिए गए हैं, ये दोनों प्लस के हैं। तीसरे आंसर में दोस्तों 10 तो माइनस का दिया गया है और 3 प्लस का दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये पहले एक्स अक्ष के लिए होता है, बाद वाला वाई अक्ष के लिए होता है, तो ये नहीं सही होगा। दोस्तों यहाँ पर अब आ रहा है ये आंसर, यानी 3 एक्स अक्ष के लिए है वो प्लस का है और वाई अक्ष के लिए माइनस का 10 है, ये एकदम से सटीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप में दोस्तों इन क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है। आप लोग बस यदि ये वीडियो आप लोग पूरा वॉच करते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों के जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं बहुविकल्पी, वो आप लोग एकदम से अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किस तरीके से हम लोग बराबर करेंगे कि मूल बराबर हो जाए, तो फार्मूला हम लोग लगाते हैं विविध कर का। दोस्तों फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर रख लेते हैं, क्या होता है दोस्तों, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो आप सभी के मान रख देते हैं। तो b का मान देख लेते हैं, b का मान क्या दिया गया है, माइनस का 12 दिया गया फ्रेंड्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 12 है तो माइनस के 12 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस आ जाएगा 4 गुणे a का मान क्या है 3 है, तो 3 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर गुणा c की जगह c कर देंगे। तो दोस्तों जब 12 गुणा करेंगे तो 12 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 144 माइनस 4 3 12। अब दोस्तों यहाँ पर हम 144 में क्या घटाएं कि यहाँ पर दोस्तों 0 मिल जाए, क्योंकि मूल बराबर कब होते हैं दोस्तों, मूल बराबर कब होते हैं, जब d का मान जो है वो 0 के बराबर होता है। यानी विविध कर में यदि d का मान 0 के बराबर है तो मूल बराबर होते हैं। यदि d जो है वो 0 से बड़ा है, d जो है यदि वो 0 से बड़ा है तो मूल तो होंगे लेकिन दोनों मूल अलग अलग होंगे। और दोस्तों यदि d का जो मान है वो 0 से छोटा है तो इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 144 है, यहाँ पर 12 है, यानी 12 यदि रख दें तो 12 गुणा करेंगे 144 से कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों c का मान 12 रखने पर यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों c का मान क्या है यहाँ पर, यानी c नहीं दोस्तों k का मान है, यहाँ पर k दिया गया है दोस्तों, k दिया गया है, तो यहाँ c की जगह क्या रखेंगे k। तो k का मान दोस्तों हम लोग कितना रखेंगे कि यहाँ पर हमें 0 मिल जाए, तो 12 रखने पर। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया पहले ऑप्शन में 12 दिया गया है, दूसरे में 4 दिया गया है, तीसरे में 7 दिया गया है, चौथे में 9 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया है 12, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यानी कि 12 ऑप्शन सही हो गया। 8वें का यानी 12 आंसर आएगा। के का मान यदि 12 रखेंगे तो यहाँ पर जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं अपना 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है कि दो आकृतियां, दोस्तों क्या है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हैं, यानी दो आकृतियां हैं जिनके आकार कैसे हैं, समान हैं, परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो, वह कहलाती हैं। क्या उन्हें समान आकृतियां कहते हैं, क्या उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं, क्या उन्हें सममित आकृतियां कहते हैं, या उन्हें सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। तो दोस्तों जब दो आकृतियां समान आकार की समान हो परंतु अमाप मुख्य रूप से इनका समान ना हो तो ऐसी आकृतियों को हम लोग बोलते हैं
समरूप दोस्तों। कैसा बोलते हैं? ऐसी आकृतियों को बोला जाता है समरूप आकृतियाँ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? ऐसी आकृतियाँ कहलाती हैं समरूप आकृतियाँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10वां। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की, दोस्तों क्या है? दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, क्या है फ्रेंड्स? दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के रूप में हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि अब दोस्तों आप लोगों को शायद याद होगा, इसी तरह का क्वेश्चन एक 2022 का जो अभी हम लोगों ने पेपर सॉल्व किया है उसमें भी इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था। शायद याद आ रहा हो आप लोगों को। याद आया कि 2022 में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था और 2023 में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन आया। इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो एकदम से सीरीज चल रही है 2022, 2023, 2024 और अब 2025, तो दोस्तों यकीन मानिए कि जो 1 मार्च को आप लोगों का पेपर है 2025 में, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से पिक आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को पूरे दोस्तों जो 3 साल के बहुविकल्पी क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, जब भुजाएं दी गई हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो तो क्या करते हैं, इनका वर्ग कर देते हैं, और जब क्षेत्रफल दिया हो भुजा निकालनी हो तो उनका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स 3 का वर्ग क्या होता है? तो 3 3 9, और 5 का क्या होता है? 25। तो दोस्तों देख लेते हैं 9 और अनुपात 25 किस में आया है, वही इसका आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या बन जाएगा। तो पहला दोस्तों दिया गया है 9:25, तो पहले सही हो जाएगा। दूसरा 6 10 दिया गया, तीसरा 3 5 है, और चौथा दोस्तों 25 9 है, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो ये आंसर सही हो जाएगा, यानी 10वें का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11वां नंबर कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, दोस्तों क्या है? यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज कैसा होता है? तो दोस्तों क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, या फिर त्रिभुज संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हम बता दें, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग, दोस्तों क्या है? यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है तो वह त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, एक भुजा क्या है? 3 है, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस दूसरा क्या है? 4 है, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, बराबर तीसरी संख्या क्या है? 5 है, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब दोस्तों ये दोनों वर्गों का योग 25 के बराबर होगा तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ऐसी दोस्तों ट्रिक होती है मैथ की। तो जोड़ेंगे 25 और 9 तो दोस्तों हो जाएगा, दोस्तों 16 और 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। यहाँ भी 25 है, यानी 25 25 बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है? ये ट्रिपलेट बन रही है दोस्तों। ये क्या है? ये ट्रिपलेट है, यानी ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों जो चीज़ें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होती हैं वो त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज वह कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, पहले दिया गया है ऑप्शन क्या है? समकोण त्रिभुज। दूसरा न्यून कोण है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों 11वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। तो फ्रेंड्स 12वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम से अच्छी ट्रिक के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसे लगाएंगे। तो क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप दिए गए। दोस्तों क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप हैं कितने? 10 तथा 15 हैं। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या है? दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप है 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन संख्याओं को कट करेंगे। क्या करेंगे? इन संख्याओं को कट करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं, 5 से इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। तो दोस्तों इस तरीके से आ गया। अब जो संख्याएं होती हैं ये भुजाएं आ गई। अब भुजाओं से दोस्तों जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो इन्हीं का वर्ग कर देते हैं। तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4, और दोस्तों 3 का वर्ग क्या होता है? 9। तो अब देख लेते हैं कि 4:9 कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया? 3:4। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया? सी नंबर में 3:2। यहाँ पर दोस्तों आते क्या दिया गया? 2:1। यहाँ पर क्या दिया गया है? यही दोस्तों बस दिया गया है 4:9। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी यूपी बोर्ड एग्जाम में जो भी 1 मार्च को आप लोगों का पेपर होने वाला है दोस्तों, इस 1 मार्च के पेपर के लिए आप लोगों को ये बहुत सारी तैयारियां कराई जा रही हैं ताकि आप लोगों का ये पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से बने और आप लोग एक बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएँ। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर। दोस्तों ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा कि tan थीटा का मान है। दोस्तों क्या है? tan थीटा का मान है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता क्या है। तो दोस्तों tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब क्या करते हैं? एक यहाँ पर हम लोग त्रिभुज ड्रा करते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से एक त्रिभुज है। कह रहा कि लंब बटे आधार, तो दोस्तों लंब ऊपर है यानी कि लंब है 8 और आधार है
15। अब दोस्तों हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 का दोस्तों स्क्वायर क्या होता है 225, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 289। और दोस्तों 289 कौन संख्या का वर्ग होता है भाई, ये वर्ग होता है 17 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो प्राप्त हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कौशिक थीटा का मान। तो दोस्तों साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, और कौशिक का उल्टा हो जाता है यानी कि कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है 17 और लंब क्या है 8। तो दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, यानी 17/8 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 8/17, यहाँ पर 15/17, यहाँ पर 4/3, दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 17/8। तो इस तरीके से 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा बराबर क्या है दोस्तों 1 है। तो पूछ रहा थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों क्या दिया गया है 2 है, साथ में क्या दिया गया है cos 3 है, थीटा है और बराबर में 1 है। तो दोस्तों जो 2 सामने होता है ये आकर इसके नीचे हो जाएगा, तो आ जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब दोस्तों cos 1/2 का मान क्या होता है, तो दोस्तों जब cos 1/2 का मान निकालेंगे तो यानी यहाँ पर भी cos लिख लेंगे। तो 1/2 के लिए क्या हम लोग रख सकते हैं, यानी यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, यानी cos 60 डिग्री। दोस्तों क्या है, यानी cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो यहाँ cos लिख लेते हैं दोस्तों, cos से cos समाप्त हो जाएगा। अब हमें यदि थीटा का मान ज्ञात करना है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60, और ये 3 दिया गया तो 3 आ जाएगा नीचे। दोस्तों कट करेंगे 3 एकम दोस्तों 2 है, 3 दोस्तों दिया गया है यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 से कट करेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 दोस्तों, यानी यहाँ पर आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर 20 डिग्री। अब देख लेते हैं 20 डिग्री आंसर किस में दिया गया दोस्तों। तो पहले में दिया गया है 10, दूसरे में दिया गया है 15, तीसरे में दोस्तों दिया गया है 20। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, चौथे क्वेश्चन का सी नंबर राइट लगा दिया कि क्वेश्चन नंबर चौथे का सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन सवालों को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप लोग एकदम से अच्छे से समझें, फिर से एक बार देख लें कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 था। तो दोस्तों ये जो 2 था इसके नीचे कर दिया 1/2। अब दोस्तों 1/2 को क्या लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो cos ने cos को कट कर दिया, 3 बचा, 3 नीचे आ गया, 60 से कट हुआ तो 20 आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वां दिया गया है, ये भी बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछे जा चुके हैं। क्या कह रहा है, कह रहा 2 वृत्तों की परिधियों में, दोस्तों क्या है 2 वृत्तों की परिधियों में कितना है, यानी 3:2 का अनुपात है दोस्तों, यानी दो जो वृत्त की परिधियां हैं उनका अनुपात दोस्तों कितना दिया गया है, यानी उनका अनुपात जो है वो दोस्तों 3:2 का अनुपात दिया गया है। फ्रेंड्स ये कह रहा कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो परिधि होती है, तो परिधि क्या होती है किसी वृत्त की, यानी 2πr ये परिधि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर तो r है, और यदि उनका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, यानी πr², यानी r का स्क्वायर कर देते हैं। तो दोस्तों ये r1 है और ये r2 है, तो r1 का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, r2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पहले में तो दिया गया 7:9, ये तो नहीं होगा। फिर दिया गया 4:9, ये भी नहीं होगा। फिर दिया गया 2:9, ये भी नहीं होगा। फिर दिया गया दोस्तों 9:4, बस यही आंसर सही हो जाएगा क्योंकि ये इसी के साथ मैच हो रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वें का जो राइट ऑप्शन बनना है वो बनना है डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समान त्रिज्या आर के 2 अर्धगोलों को, क्या है, यदि एक समान त्रिज्या आर के 2 अर्धगोलों को जोड़ा जाता है तो बने नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे मान लेते हैं कोई एक आर त्रिज्या का ये अर्धगोला है इस तरीके से, अब इसी त्रिज्या का दूसरा अर्धगोला ऐसे जोड़ देते हैं तो एक ये पूरा गोला बन जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यानी 4πr²। ये तो दोस्तों फार्मूला ही पूछ लिया गया, इससे ज़्यादा सरल क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में इतनी दोस्तों आसान सा क्वेश्चन पूछा जाए ऐसी तो कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर 4πr² आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16वें का पहला ऑप्शन ही क्या दिया गया है 4πr²। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ए ऑप्शन इज राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसे हम लोग हाईलाइट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस तरीके से उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
अब दोस्तों देख रहे हैं क्या दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो दोस्तों माध्य तो हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्यिका भी आप लोगों ने पढ़ी है, बहुलक भी आप लोगों ने पढ़ा है, भाई ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है मानक विचलन, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इससे ज़्यादा ईजी आंसर और क्या मिलेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों कौन सा आंसर सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि बाकी 3 चीज़ें तो हमने पढ़ी है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में, बस हम लोगों ने मानक विचलन के बारे में नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर मानक विचलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की ओर दोस्तों। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा दोस्तों कि 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो दोस्तों 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का हमें क्या करना है, योग करना है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9, 9 तक हो गया दोस्तों। अब कितनी संख्याएं कितनी हैं, ये भी 9 है। तो दोस्तों जब इन संख्याओं को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आ जाएगा 45 और नीचे आ जाएगा 9। तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 पर ना 45, यानी कौन सा आंसर सही होगा, 5 आंसर सही आ जाएगा। तो दोस्तों पहले ही ऑप्शन पर 5 दिया गया है, तो इसका पहले ही आंसर सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कितना है दोस्तों, 5 आंसर आ जाएगा इसका, ये आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा दोस्तों यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 है तथा माध्य 15 है तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसका फार्मूला कैसे लगाएंगे, क्या फार्मूला इसका होगा, किस फार्मूले में रखेंगे। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है। तो 3 माध्यक दिया गया दोस्तों, माध्यक क्या है, यानी माध्यक 16 दिया गया और माध्य 15 दिया गया दोस्तों। तो 3 माध्यक दिया गया, तो 16 का 3 में गुणा करेंगे, 16 48 हो जाएगा दोस्तों। माध्य दिया गया 15, 15 में 2 गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, यहाँ आकर 30 घट जाएंगे इससे, तो कितना बचेगा 18। तो दोस्तों देख लेते हैं कि बहुलक क्या आ गया 18। तो 18 ऑप्शन कौन सा दिया गया है, पहला ऑप्शन 16 है, दूसरा 15 है, चौथा 17 है, एक ऑप्शन बी नंबर में दिया गया है 18। तो दोस्तों यही 18 आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी बहुलक कितना आ जाएगा निकल कर 18 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसी का 20वां सवाल दोस्तों कि किस तरीके से हम लोग इस 20वें सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की क्या माध्यिका निकलेगी। दोस्तों इसकी माध्यिका क्या हमें निकालनी है, तो आइए देख लेते हैं कि इसकी माध्यिका हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो 10 प्राथमिक संख्याओं की माध्यिका निकालनी है दोस्तों। तो माध्यिका यानी n बराबर क्या है, 10 है दोस्तों, n बराबर क्या है 10 है। तो यदि सम संख्या के लिए होती है तो उसका दूसरा फार्मूला लगाते हैं, विषम संख्या होती है तो n+1/2 लगा देते हैं, और दोस्तों सम संख्या के लिए क्या करते हैं, इसी में n/2 जोड़कर और पूरे का 2 कर देते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कितना मान आएगा। तो दोस्तों n बराबर क्या है 10, तो 10/2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 10/2 और प्लस का 1 और फिर पूरे का 2। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 5 और 1 6, यानी 5 और 6/2। तो 5 और 6 जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 11, 11/2। अब 2 में जब 11 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 5.5। क्या आ जाएगा दोस्तों 5.5। तो आंसर देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में क्या है 5 है, दूसरे में क्या है 5.2 है, तीसरे में क्या है 5.4 है और चौथे में क्या है 5.5। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20वें का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5.5। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20वें का 5.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए दोस्तों, एकदम से इजी फॉर्मेट में आप लोगों को समझाए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 2023 के जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आए थे उनको भी सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं 2024 का बहुविकल्पी का सेक्शन। अब आइए फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2024 का सेक्शन है, सब्जेक्ट मैथ है दोस्तों, और क्लास कौन सी है, क्लास है 10th। तो दोस्तों क्लास 10th का ये दोस्तों यहाँ पर संकेतांक पड़ा होता है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हम लोग 2023 और 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था वो दोस्तों हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोगों को क्या कवर करना है, 2024 के इस सेट को हम लोग कवर करेंगे कि 2024 के सेट को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2022 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो 2023 में उन्हीं को पुनः रिवाइज किया गया, पुनः वही क्वेश्चन पूछे गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2022 से और 2023 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर दोस्तों 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन वही दोस्तों पलटकर पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब 2025 का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 2025 का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है
1 मार्च को आप लोगों को पेपर देना है। तो उस 1 मार्च के लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स यकीन मानिए कि 1 मार्च को जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं, वो फ्रेंड्स इसी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के फंसेंगे। तो यदि ये वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोग 20 में से 20 अंक बहुत अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं बिना समय विलंब किए हुए कि किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये हम लोग 2024 का सेट सॉल्व कर रहे हैं, बहुविकल्पी सेक्शन है दोस्तों। कह रहा किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। दोस्तों क्या कह रहा है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली अधिकतम रेखाएं कितनी होंगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ये वृत्त दिया गया है दोस्तों, ये क्या है, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है O। और दोस्तों इसका एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये मान लेते हैं A बिंदु है और ये B बिंदु है। दोस्तों इस वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु मान लेते हैं कि ये बिंदु P है। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे। दोस्तों अब इसके अलावा यहाँ से कोई भी स्पर्श रेखा खींचना असंभव है। तो फ्रेंड्स क्या है, यानी एक तो रेखा हो गई AP और दूसरी रेखा हो गई BP। यानी कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कुल यहाँ पर 1 और 2 केवल 2 रेखाएं ही हम लोग खींच सकते हैं। यानी किसी भी वृत्त के बाह्य एक बिंदु स्थित है उस पर 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, दूसरे में 2 दिया गया है, तीसरे में 3 दिया गया है, चौथे में 4 दिया गया है। तो फ्रेंड्स कितनी आई हैं, केवल 2 रेखाएं आई हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा B नंबर, यानी B ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि बिंदु 7 और 3 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक x होता है, दूसरा y होता है। दोस्तों पहले वाले को हम लोग हिंदी में भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहले वाले को भुज बोलते हैं और दूसरे वाले को हम लोग हिंदी में कोटि बोलते हैं, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हमें करना क्या है, पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी। तो दोस्तों जब y अक्ष से दूरी पूछे तो x अक्ष वाला बता दो, और जब x अक्ष से दूरी पूछे तो y अक्ष वाला बता दो। तो दोस्तों यही इसका क्या होता है, अनुमान होता है, यही इसका आंसर होता है। तो फ्रेंड्स पूछ रहा है कि बिंदु इतने में y अक्ष से कितनी दूरी होगी। तो दोस्तों अब y अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, पहला ऑप्शन 3 दिया गया है। तो दोस्तों 3 तो ये x अक्ष की दूरी है। फिर दोस्तों दिया गया है 7/2, तो ये भी नहीं है। फिर दोस्तों C में दिया गया है 7, बस यही आंसर है, क्योंकि y अक्ष पर तो 3 है, तो 3 का मान नहीं लिखना, हमें केवल x अक्ष का मान निकलना है। तो दोनों दो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C नंबर, यानी C ऑप्शन इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी को हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर को सेलेक्ट करते हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही ज़्यादा एकदम से इंपॉर्टेंट और बिंदास टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे हमें ये भी समझना है, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छी स्टिक के द्वारा दोस्तों लगा हुआ है, अच्छी ट्रिक इसमें इस्तेमाल होती है। तो फ्रेंड्स क्या है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है यदि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा, तो cosec थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या दिया गया है, यानी P sin थीटा इक्वल टू दोस्तों क्या दिया गया है, Q cos थीटा। तो दोस्तों हम लोग cos इधर ले आएँ और P इधर ले जाएँ, तो क्या आ जाएगा, यानी sin थीटा बटे में cos थीटा इक्वल टू Q ऊपर हो जाएगा और P नीचे हो जाएगा। फ्रेंड्स sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो दोस्तों आ जाएगा tan थीटा बराबर Q अपॉन P। अब दोस्तों tan थीटा का मान क्या होता है, यानी इसका मान होता है लंब बटे आधार होता है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं इस तरीके से दोस्तों। लंब क्या है, Q है, आधार क्या है, P है। दोस्तों कर्ण ज्ञात करेंगे तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यानी √P² प्लस Q², ये इसका आधार कर्ण आ जाएगा दोस्तों। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec थीटा बराबर दोस्तों sin थीटा का उल्टा होता है। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो दोस्तों कर्ण क्या है, यानी √P² प्लस Q², और अपान में दोस्तों लंब क्या है, Q है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, उसी ऑप्शन को हमें यहाँ पर रखना होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये आंसर सही बनेगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, यानी P² प्लस Q² अपान में Q क्या दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है P² प्लस Q² अपान में Q। दोस्तों यहाँ पर भी वही लिखा है P² प्लस Q² अपान में Q। दोस्तों हमें लग रहा है कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर P बटे क्या लिखा है दोस्तों, P बटे लिखा है, यहाँ पर दोस्तों Q बटे लिखा है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है, यहाँ पर Q लिखा है, यहाँ पर P लिखा है। और दोस्तों जल्दी से देखने में ये चीज़ें हम लोग समझ नहीं पाए थे कि यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर Q है और यहाँ पर आंसर में भी क्या आया है, Q आया है। यहाँ पर दोस्तों P लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, यानी A ऑप्शन, यानी कि तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो सही ऑप्शन है वो A ऑप्शन है, यानी A ऑप्शन इज
राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये वाला आया है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम लोग इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को कि उसको दोस्तों किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री और दोस्तों डॉट डॉट कह रहा है कि 10 89 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे अंत में क्या आता है, यानी ये जितने भी मान होते हैं किसके बराबर में होते हैं, 10 45 के बराबर में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स 0 इसका आंसर होगा क्या, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, इसका कुछ आंसर नहीं हो। जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए 10 और कॉट के अकॉर्डिंग, दोस्तों क्या है 10 और कॉट के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो उसका जो आंसर होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है 1, यानी वो 45 के मान में पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसका 5वां क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये भी बहुत ही एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि समीकरण, दोस्तों क्या है, कह रहा है यदि समीकरण 3x² + 5x - q बराबर 0 हो तो मूल बराबर हो तो q का मान होगा। फ्रेंड्स क्या आप लोगों को याद आ रहा है कि 2023 का जब हमने सेट सॉल्व किया था तो उसमें भी एक इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिल्कुल याद आ रहा दोस्तों, जब हम लोगों ने 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने जो इस वीडियो में दोस्तों जो कवर कर रहे हैं यानी 2022, 2023 और 2024, दोस्तों यदि आप लोग इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि 2025 1 मार्च को जो पेपर होने वाला है उसमें बहुविकल्पी 20 में से आप लोगों के 20 क्वेश्चन सही होंगे, बाहर कोई भी नहीं जाएगा। बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को समझाए जा रहे हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या निकालना है। कह रहा कि मूल बराबर होने चाहिए तो q का मान क्या होगा। दोस्तों उसमें k का मान दिया गया था कि मूल बराबर होंगे तो k का मान क्या होगा। इसमें दोस्तों बस k की जगह q कर दिया है। दोस्तों क्या है, बस केवल थोड़ी सी चीजें बदल सकता है, बाद बाकी थ्योरी और फार्मूलों को ये बदल नहीं सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स फार्मूला तो वही लगाएंगे, यानी b² - 4ac मान रख देते हैं दोस्तों। b की जगह क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे a की जगह क्या है 3 है। उसके बाद दोस्तों c की जगह क्या है -q है। देख लेते हैं तो 5 25, ये माइनस माइनस का यहाँ पर प्लस बन जाएगा दोस्तों, प्लस और 4 3 12 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें 12 में कितने का गुणा करना है कि यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों कितने गुणा कर दें, यदि हम लोग यहाँ पर -25/12 का गुणा कर दें, यदि -25/12 से हम लोग क्या करें गुणा करा दें तो क्या होगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 25 माइनस का 25 प्लस का घटकर 0 आ जाएगा और दोस्तों ये कंडीशन भी हमारी क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत ही ईजी स्टेप में आप लोगों को समझाया गया है और एकदम से सटीक आंसर निकला दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चन के आंसरों को अच्छे से एकदम से पिकआउट करते हैं दोस्तों। तो कितना आंसर आ जाएगा, -25/12। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है कि समांतर श्रेणी है एक और कह रहा है कि 11वां पद ज्ञात करना है हमें। क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी दे दी गई है और पूछ रहा है कि इसका 11वां पद, भाई बताओ कि इसका 11वां पद क्या होगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जो पहला पद होता है उसे हम लोग ए मानते हैं, तो ए बराबर आ जाएगा -62। फिर दोस्तों हमें डी निकालना होता है, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 यानी -59 और -62 घटाएंगे दोस्तों तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो -59 में से प्लस का 62 कम करेंगे तो दोस्तों डी का जो मान है वो आ जाएगा +3। कितना आ जाएगा दोस्तों, डी बराबर +3। और फ्रेंड्स एन बराबर क्या कह रहा है, 11वां पद कह रहा है। क्या कह रहा है, एन की जगह 11 रखना है, यानी एन का मान जो है वो 11 रखना है। तो फ्रेंड्स ए एन का मान हमें ज्ञात करना होगा, तो क्या रखेंगे, ए एन बराबर a + n-1 और d। तो फ्रेंड्स ए का मान क्या है -62 प्लस एन का मान क्या है 11 माइनस का 1 और डी का मान क्या है 3। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -62 प्लस 11 में एक जाएगा 10, 10 तिरका 30 आ जाएगा और दोस्तों 62 से जब 30 चला जाएगा तो -32 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि -32 आंसर जो है वो किस बॉक्स में दिया गया है, किस में दोस्तों -32 आंसर निकल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं क्या है, -34 है, यहाँ पर -32 दिया गया, बस यही आंसर सही है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी इसका क्या आंसर सही आ गया, इसका 32 आंसर सही आ गया। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी स्टेप का दिया गया है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल एकदम से इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है देख लेते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स।
तो दोस्तों दिया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कह रहा है कि यदि पीई बराबर, दोस्तों क्या है, यदि पीई बराबर है 0.05 तो पीई का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो फार्मूला क्या होता है इसका, तो दोस्तों फार्मूला इसका बनता है यानी पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मान क्या है, यानी 0.05 दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों 1 है, तो यहाँ पर ये पीई का मान है दोस्तों। तो इस तरीके से जब यहाँ पर ये जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों 1 माइनस 00 से इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 0.05। जब इससे दोस्तों घटाएंगे तो आ जाएगा 0.95। क्या आ जाएगा 0.95। तो देख लेते हैं दोस्तों 0.95 कहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन है 0.92, दूसरा है 0.93, फिर है 0.94, फिर दोस्तों ऑप्शन है बहुत देर बाद ऑप्शन आया 0.95। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर, यानी क्या है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। और दोस्तों इसे क्या करेंगे हम लोग, हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से ताकि वो हमें आंसर आसानी से दिखाई पड़े। तो दोस्तों कितना आ गया, 0.95 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्या दिया गया है, आइए बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक थैले में, दोस्तों क्या है, कह रहा कि एक थैले में, दोस्तों क्या है, एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं। दोस्तों क्या है, एक थैले में 3 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिकता के लिए निकाली जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले कुल गेंदों का पता होना चाहिए। तो दोस्तों कितनी गेंदें दी गई हैं, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर थोड़ा लिख कर लगाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो कितनी है, यानी लाल गेंदें देख लेते हैं, तो लाल गेंदें कितनी दोस्तों, 3 हैं। फिर काली देख लेते हैं, तो काली कितनी है, 5 है। तो कुल कितनी हो गई दोस्तों, तो 5 और 3 8 हो गई। फिर दोस्तों जब हमें लाल निकालनी होगी तो लाल निकालने की प्रायिकता यानी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3, और सभी संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 8। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 3/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर इसका आया है। तो दोस्तों एक तो आंसर बना 3/8, बस पहले मिल गया, यही आंसर इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3/8। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा आंसर, 3/8 इसका राइट आंसर क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इनके आंसर निकालते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये त्रिभुज बना हुआ है ABC, और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1:3 दिया गया है, दूसरा 3:9 दिया गया है, फिर दोस्तों 1:5 दिया गया है, और कह रहा है कि EC का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका मान कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है ADC। तो दोस्तों पहले छोटे वाले त्रिभुज का लिखते हैं बटे में बड़े वाले त्रिभुज का। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्या है, यानी कि AD, फिर दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या है, ये DB, फिर दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, AE अपॉन यहाँ पर दोस्तों क्या है, EC। अब इनके सबके मान रख देते हैं। तो AD का मान क्या है, 1.3 अपॉन DB का मान क्या है, 3.9 इक्वल टू AE का मान क्या है दोस्तों, 1.5 अपॉन में EC की जगह EC रख देंगे। अब दोस्तों EC इसकी जगह कर देते हैं, इसको EC की जगह कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, EC बराबर 1.5 तो ऊपर है दोस्तों, तो वो तो वही रहेगा, इंटू में ये यहाँ पर 3.9 है, यहाँ आएगा तो 3.9 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 1.3 है तो यहाँ आएगा, तो इस तरीके से 1.3 यहाँ रख देंगे दोस्तों। दशमलव से दशमलव चला जाएगा, 13 एकम 13 और 13 39। अब गुणा करेंगे तो 15 45, बीच में दशमलव है तो बीच में दशमलव लगा देंगे। अब देखेंगे आंसर की 4.5 कहाँ पर आंसर मिल रहा है। तो आइए दोस्तों ढूंढ लेते हैं, पहले क्या दिया गया है, 5.5 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है, फिर 4.8 दिया गया है, ये मिल गया दोस्तों 4.5 बहुत देर बाद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इसके 9 क्वेश्चन जो हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, आइए देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि 2 यहाँ पर त्रिभुज बने हुए हैं, क्या है, 2 त्रिभुज बने हुए हैं। एक है त्रिभुज MNL, दोस्तों क्या है MNL, दूसरा दोस्तों त्रिभुज क्या है PQR, दोस्तों क्या है PQR। और दोस्तों कह रहा है कि जहाँ M और Q बराबर है यानी 70 का है, MN 3 है और ML 4.5 है, PQ 2 है और दोस्तों ये QR 3 है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही होगा। दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
सही होगा। तो दोस्तों हमें किस तरीके से निकालना होता है, कैसे हम लोग दोस्तों इसको निकालेंगे। तो यदि हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों इसमें कसौटी लगती है। क्या कसौटी दोस्तों लगती है कि दोनों दोस्तों जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, समानुपाती, और उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बनेगा इसका राइट आंसर, यानी एम कोण यहाँ पर भी बराबर है और दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्यू कोण बराबर है। तो हमें यहाँ पर देखना कि जो दोनों कोण आपस में बराबर हो। तो दोस्तों यहाँ बीच में तो एम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्यू दिया नहीं गया है। यहाँ भी दोस्तों बीच में एम तो दिया गया है, लेकिन बीच में आर दे दिया गया है। इस वाले में दोस्तों एम भी बीच में दिया गया है और यहाँ पर क्यू भी बीच में दिया गया है। यानी इन दोनों कोणों के बारे में यदि है तो दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है। तो केवल यही वाली जो दोस्तों कंडीशन है यही इसकी पुष्टि कर रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10वें का जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा सी आंसर इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सी आंसर वाला आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी को हम लोग जानते हैं कि ये दो कोण दिए गए हैं, उन दोनों कोणों के योग क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है, कह रहा 11वां क्वेश्चन, कह रहा 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। दोस्तों क्या है, ये व्यास दिया गया है फ्रेंड्स, क्या है, व्यास है। और क्या है, इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होती है दोस्तों। तो क्या करते हैं, जो भी व्यास होता है उसकी त्रिज्या में क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं। दोस्तों क्या है, व्यास दिया गया है, जब इसकी त्रिज्या करेंगे तो इसका 1/2 कर देंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं, जो व्यास दिया गया है जब इसका 1/2 करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आर बराबर, यानी व्यास दिया गया है 1/2। अब इसका दोस्तों फिर से 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 दोस्तों क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। अब हमें निकालना क्या है, गोली पृष्ठ, दोस्तों गोले का पृष्ठ निकालना है। तो गोले का पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, यानी 4πr²। तो दोस्तों मान रख देते हैं, क्या आ जाएगा, 4 गुणे पाई गुणे 1/r का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 4 चौको 16 कट करेंगे दोस्तों तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऊपर तो पाई आ जाएगा दोस्तों, ऊपर पाई आ जाए, नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, π/2 दिया गया, ये आंसर नहीं सही होगा। π/3 दिया गया, ये भी आंसर नहीं सही होगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया π/4, बस यही आंसर इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट आंसर है वो बन जाएगा π/4। तो इस तरीके से हम लोग इसको रख लेते हैं, π/4 इसका राइट आंसर आ गया फ्रेंड्स निकल कर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां दोस्तों क्या दिया गया है। ये भी बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग जान पाएंगे। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो कह रहा संगत चाप की माप होगी। दोस्तों क्या क्या निकालना है, हमें संगत चाप की माप निकालनी है। तो दोस्तों क्या है, त्रिज्या r बराबर क्या है, 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कोण क्या है, 30 डिग्री, और दोस्तों चाप की माप निकालनी है। तो चाप की माप क्या होती है, यानी थीटा बटे 360 2πr, ये फार्मूला होता है दोस्तों। मान रख देते हैं, थीटा कितना दिया गया है, 30 डिग्री, तो आ जाएगा 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, 2 इंटू पाई की जगह दोस्तों पाई रख देते हैं, इंटू आर का मान क्या है, 6 है तो 6 रख देते हैं। कट करेंगे दोस्तों 0 से 0 जाएगा, 3 एकम 3 और 12 तियाँ 36। फिर दोस्तों कट करेंगे 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, फिर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आंसर आ गया दोस्तों, पाई। अब देख लेते हैं भाई कि पाई आंसर कहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन तो दिया गया है π/4, दूसरा दिया गया है π/3, तीसरा दिया गया है π/2 और दोस्तों चौथा ऑप्शन दिया गया है पाई। बस यही आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसी को हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। दोस्तों क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से एक वृत्त बना लेंगे। ये दोस्तों मान लेते हैं कि ये इसका केंद्र है और ये दोस्तों यहाँ से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ओपी है, ये यहाँ पर एक वृत्त बन गया, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गई। फिर दोस्तों कह रहा वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर यानी इस पी बिंदु पर खींची गई रेखा पी क्यू, यानी यहाँ से एक रेखा खींची जाती है दोस्तों ऐसे, ये क्यू मान लेते हैं, ये पी क्यू है। खींची गई रेखा पी क्यू ओ से होकर जाने वाली एक रेखा से क्यू बिंदु पर मिलती है, यानी ओ से होकर जाने वाली एक रेखा से ऐसे आकर इस तरीके से इस क्यू बिंदु पर टकरा जाती है, मिलती है। यदि ओ क्यू बराबर है 12, तो कह रहा कि पी क्यू यानी इसकी माप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। तो इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं, यानी ओ क्यू दोस्तों दिया गया है तो ओ क्यू में क्या है 12 है, तो दोस्तों यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या आधार है, आधार में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये दोस्तों ये लंब है, ये आधार ज्ञात करना है, या लंब दोस्तों इसे मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, हमें कर्ण दिया गया है और इस भुजा को कुछ भी मान लेंगे, तो दोस्तों इसे मान लेते हैं x है, तो इसे एक्स स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, जब इसे करेंगे तो आ जाएगा 144, ये 25 हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा। जब घटाएंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, 25 से घटाएंगे तो आ जाएगा 119, और दोस्तों जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो फ्रेंड्स जहाँ पर भी 119 अंडर रूट में आंसर दिया होगा वही इसका आंसर सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं 119 आंसर दोस्तों कहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स पहले में क्या दिया गया है, तो पहले ऑप्शन में तो 12 दिया गया है, दूसरे में 13 दिया गया है, तीसरे में 8.5 दिया गया है, चौथे में दोस्तों दिया गया अंडर रूट 119, बस यही आंसर इसका सही होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13वें का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा फ्रेंड्स अंडर रूट 119। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों कितना आंसर आ गया, 119 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर। दोस्तों ये भी बहुत ही ईजी एकदम से क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं किस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों बिल्कुल एकदम से इजी स्टेप में दोस्तों सॉल्व करेंगे। क्या है, कह रहा है कि संख्याएं हैं 182 है और 78 है, उसका HCF पूछ रहा है। अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो फ्रेंड्स हो नहीं सकता है। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग 78 का निकाल लेते हैं क्योंकि ये छोटी संख्या है। तो 78 के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 यानी 2 3 6 और 13 छक्का 78। फिर दोस्तों 182 का निकाल लेते हैं, तो 182 का क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 182 काटने के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7 दूनी 14 और गुणे 13। अब फ्रेंड्स हमें HCF निकालना है, तो HCF में देख लेते हैं, तो एक 2 का जोड़ा बनना है, एक 13 का बनना है, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 13 यानी 13 दूनी 26। तो देख लेते हैं कि आंसर 26 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, जहाँ पर दिया होगा वही उसका आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या बना है यहाँ पर, यानी पहला ऑप्शन क्या दिया गया है दोस्तों, तो पहले ऑप्शन में तो 13 दिया गया है, 14वें दोस्तों ए नंबर में 13 दिया गया है, सी में 28 दिया गया है, डी में 39 दिया गया है और बी में 26 दिया गया। तो दोस्तों बस यही आंसर इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं भाई, इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम से आसान से स्टेप में आ जाएगा। दोस्तों कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 है, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी पाई के पदों में। दोस्तों किस पदों में ज्ञात करना है, पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो दोस्तों यानी हमें पाई का मान जो है वो पाई ही रखना है, उसकी जगह कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया है, त्रिज्या यानी कि r बराबर 3.5 है। फिर दोस्तों आंसर क्या है, ऊंचाई है यानी कि h बराबर 8.4 है। फिर दोस्तों कह रहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो दोस्तों 2 गुणे पाई की जगह पाई आ जाएगा, इंटू आर की जगह 3.5 आ जाएगा और एच की जगह 8.4 आ जाएगा। दोस्तों 2 का गुणा करेंगे यहाँ 7 हो जाएगा, तो पाई गुणे 7 गुणे 8.4। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 7 चौको 28 की 8 हासिल 2 और 7 अट्ठे 56, 56 में 2 जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा। एक यहाँ पर दशमलव है, दशमलव आ जाएगा पाई के साथ में पाई, यानी 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये आंसर जहाँ पर होगा 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, वही इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में दिया गया है ये। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में 15वें में तो दिया गया है 54.8 पाई स्क्वायर, ये नहीं है। फिर दोस्तों दूसरे में दिया गया 56.4, ये भी नहीं है। फिर दोस्तों दिया गया 56.6, ये भी नहीं है। फिर दोस्तों दिया गया ये डी नंबर में यानी 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी नंबर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं, उन्हें हाईलाइट कर देते हैं। तो दोस्तों ताकि आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को एकदम से समझ जाएं कि किस तरीके से हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें की ओर। ये भी बहुत एकदम से इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे मजा आ जाएगा। कह रहा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। दोस्तों क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। कह रहा वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 60 डिग्री का है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोगों को याद आ रहा होगा कि जो हम 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था, उसमें से केवल फार्मूला पूछा गया था। दोस्तों क्या पूछा गया था, केवल फार्मूला पूछा गया था। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं कि 2022, 23 और 24 में से जो क्वेश्चन आए हैं वो 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन में से बनेंगे, केवल संख्याएं बदली होंगी, बाद बाकी उनके जो फॉर्मेट है, जो फार्मूले हैं वो एकदम से सेम होंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है यानी r बराबर है, और दोस्तों त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाना। फार्मूला क्या होता है इसका, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों थीटा क्या है, 60 डिग्री दिया गया, तो रख लेते हैं 60 बटे 360 इंटू पाई की जगह पाई रखेंगे, इंटू आर की जगह 4 है, इंटू 4 रखेंगे। अब इसे कट करेंगे दोस्तों तो 0 से 0 चला जाएगा, 6 कम 6 और 6 से 6 कट करेंगे तो 36 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कट करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी
4 गुणा करेंगे 4 दूनी 8, ऊपर आ जाएगा दोस्तों 8 पाई, नीचे आ जाएगा 3 और दोस्तों क्या आ जाएगा पाई के साथ में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है डी नंबर में 3 पाई सेंटीमीटर, बी में दिया गया है 8 पाई सेंटीमीटर, ए में दिया गया है 6 पाई सेंटीमीटर और सी में दोस्तों दिया गया क्वेश्चन 16 के सी में दिया गया है 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यही इसका आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने कितने सवालों को सॉल्व कर लिया है, हम लोगों ने फ्रेंड्स 16 सवालों को सॉल्व कर लिया है। और दोस्तों हम लोग कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यानी 2024 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां क्या दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लिखा है x² + x - का 1 कह रहा कि विविध कर का मान होगा। तो दोस्तों विविध कर का फार्मूला रख देते हैं, क्या होता है d = b² - का 4ac। मान रख देते हैं फ्रेंड्स। तो b की जगह क्या मान दिया गया है 1 है, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह दोस्तों क्या है, तो a की जगह दोस्तों कुछ नहीं दिया गया तो 1 आ जाएगा, इंटू c की जगह दोस्तों क्या है माइनस का 1 है, तो c की जगह माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 1 रख देते हैं। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं तो 1 की जगह तो 1 आ जाएगा, 4 एकम 4 माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 4 का दोनों ऐड करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आंसर देख रहे हैं तो ये माइनस का 4 है, प्लस का 4 है, माइनस का 5 है और प्लस का 2 है। दोस्तों यहाँ पर प्लस का 5 कहीं दिए नहीं गया है। तो फ्रेंड्स या तो इस क्वेश्चन में कहीं त्रुटि है या फिर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कोई चीज़ गड़बड़ आई है, इस वजह से इसका आंसर सही नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, जब यहाँ पर प्लस में दिया नहीं गया है तो इस माइनस वाले को ही हम लोग सही मान लेते हैं भाई, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम लोग माइनस का 4 रख नहीं सकते हैं, प्लस का 4 नहीं रख सकते हैं, 2 नहीं रख सकते, 5 आया है तो यहाँ प्लस -5 और 5 में कुछ मिस्टेक्स हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है बी नंबर आंसर सही मानेंगे। हालांकि आंसर सही है नहीं, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इसे मजबूरी बस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पर हैशटैग लगा देंगे, इस तरीके से प्रश्न चिन्ह तरीके का यहाँ पर हम लोग इनपुट कर देंगे। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों कह रहा है द्विघात समीकरण दिया गया, कह रहा कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई तो मूलों का योगफल का तो फार्मूला वही होता है, क्या होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सीधा करके रखते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है, यानी 4x², उसके बाद माइनस का 4x, उसके बाद में प्लस का 1 = 0। ये दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है क्या, मूलों का योगफल। तो दोस्तों मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, यानी यहाँ पर देख लेते हैं जब हम लोग रखेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा, तो दोस्तों फार्मूला होता है माइनस का b/a। तो दोस्तों माइनस, उसके बाद में b देख लेते हैं, तो b तो ऑलरेडी माइनस का 4 है तो यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा, अपान में a की जगह 4 है तो 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कटेंगे, 4 एकम 4 यानी प्लस का कहाँ पर है, तो प्लस का 1 ये है, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, प्लस का 1 इसका सही हो जाएगा। कई बच्चे इसको गलत कर सकते हैं, यानी प्लस की जगह माइनस भी कई लोग निकाल लेते हैं थोड़ा जल्दबाजी में, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चंस को हमें अच्छे से समझना है, उसके बाद में इनको पिकआउट करना है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां दोस्तों दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित सारणी में माध्य होगा। दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में माध्य होगा। तो इसका माध्य हमें ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों, जब तक माध्य हम लोग निकालेंगे नहीं, जब तक हम लोग इसका आंसर निकाल नहीं सकते भाई। तो माध्य का इसका आंसर हमें निकालना पड़ेगा। किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों, माध्य निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, किस तरीके के दोस्तों हम लोग फार्मूलों का यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों को हमें क्या होता है देखना होता है। तो फ्रेंड्स इसका मध्यमान निकालते हैं, तो इसका मध्यमान क्या हो जाएगा, 0 और 10 के बीच में दोस्तों क्या हो जाएगा 5, 5 में 4 का गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 5 चौको 20, तो पहला 20 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका मध्यमान निकालेंगे 15, 15 सत्ते करेंगे 105 हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर निकालेंगे 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा 125। फिर दोस्तों यहाँ पर 35 आ जाएगा, 35 का जब करेंगे 8 से तो आ जाएगा यहाँ पर 280 हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 280 आ जाएगा दोस्तों। 35 से जब करेंगे 8 में दोस्तों, 35 से जब करेंगे 8 में तो 280 आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 45 हो जाएगा, 45 से 6 में करेंगे तो 270 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 270। उसके बाद दोस्तों जब इसको ऐड करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने पर आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से इसको जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 70 है, इसे जब जोड़ेंगे तो किस तरीके से आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 800, कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको ऐड करने पर आ जाएगा 800। और 800 में दोस्तों नीचे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, तो जब नीचे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 8 से 14, और दोस्तों 8 से 14, 14 में 5 जोड़ेंगे, उसके बाद में इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों कितना 30 आ जाएगा। देख लेते हैं क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 से 14, 14 5 19, और दोस्तों 19 और 11 30 हो जाएगा। तो जब इसको 30 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 26.66, कितना आ जाएगा दोस्तों 26.66। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन देख लेते हैं कितना दिया गया है, दिया गया 24.62। फिर दोस्तों 28.64, फिर 30.50, दोस्तों यहाँ पर दिया गया 26.66। तो क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों इसी को हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट करके आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, इसके 19 सवालों को सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसी का 20वां सवाल।
अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग में हमें अंतर समझना है। यदि बहुलक वर्ग कभी भी पूछे, क्या पूछे कि बहुलक वर्ग क्या होगा, तो दोस्तों बहुलक वर्ग क्या होता है फ्रेंड्स, यानी बहुलक वर्ग जब हमें निकालना होता है तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता को देखते हैं। तो दोस्तों यदि इसका पूछता कि इसका बहुलक वर्ग क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 18 दिया गया है, तो इसका बहुलक वर्ग हो जाता 30 से 40 का, यानी सबसे बड़ी बारंबारता 18 है और उसके ऊपर का जो भी है वही उसका क्या है, बहुलक वर्ग है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं। लेकिन अब पूछ रहा है हमसे माध्यक वर्ग, क्या पूछ रहा है, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बारंबारता को काउंट करेंगे। तो बारंबारता को जोड़ते हैं, और जोड़ते हैं किस तरीके से, मान निकालेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों 8 धन 6 धन 11 धन 18 और धन फिर से 6। तो जब इन चीज़ों को ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 39 मान। कितना आ जाएगा दोस्तों, 39 आ जाएगा। अब 39 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19.5। कितना आ जाएगा दोस्तों, 19.5। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 19 वाला जो है वो किस वर्ग अंतराल में है, 19 वाला जो है वो किस वर्ग अंतराल में है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले में दिया गया है 10 से 20। दोस्तों जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं 20 से 30 तो 19.5 है, 20 के ऊपर चले जाएंगे तो आगे की संख्या निकल जाएगी। दोस्तों हमें तो 20 और 10 के बीच की संख्या का मान मतलब है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, यानी 10 से जो 20 है, ये वाला 10 से जो 20 है, यही वाला जो हम लोगों का दोस्तों है बहुलक वर्ग, यही इसका बहुलक वर्ग दोस्तों माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 20वां। दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है, 20वां। तो 20वें का जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, इन बहुविकल्पी श्रृंखला में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों 2022, 2023 और 2024 के अंतर्गत जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से यदि आप लोग वीडियो पूरा वॉच करते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोग कम से कम जो 2025 में जो आने वाले दोस्तों क्वेश्चंस हैं, यानी जो 2025 में जो आप लोगों का पेपर होना है 1 मार्च को दोस्तों, जो आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस 1 मार्च के पेपर में, इस पेपर से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब 1 मार्च को आप लोगों का पेपर है, 1 मार्च को दोस्तों जो आप लोगों का पेपर है 10th क्लास की जो मैथ है दोस्तों, इस 1 मार्च के लिए दोस्तों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के फंसने वाले हैं, जो आज वीडियो आप लोगों को करवाया गया है। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो वॉच करें, अच्छे से देखें, एक एक सवाल जो आप लोगों को समझाया गया है उसे समझने का प्रयास करें। और दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। आप लोगों को बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों का मैथ का पेपर बहुत ही अच्छा हो। और दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करें, अच्छे से समझें। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे और आप लोगों के लिए लाभप्रद हो तो दोस्तों वीडियो को एक बार शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।